Hello friends. So today I am going to deal with Unit 2 BES 61 Unit 2 Supporting Psychological Development. So this is the topic and this is from block 1. Yesterday I have made video on Unit 1 and everybody has appreciated. So I thought I should make all the videos so that it will be a great help for the busy teachers who are busy in so many works. In Navodaya we have got so many work. This is just a help from my side to all of you. So I hope please subscribe the channel and press the bell icon and like the video and give comments also, because it motivates me to do more work. So first, now साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस. येस्टरडे हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसके संग फिजिकल भी पढ़ा था. तो फिजिकल और वो दो पहलू उसके हो गए थे, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसमें हम कैसे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं और क्या क्या बच्चे में चेंजेस आते हैं. तो जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले बच्चे में बायोलॉजिकल और फिजिकली इतना चेंज आ जाता है कि उसमें तो नेचुरली उसके माइंड में उसके माइंडसेट है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है. तो इसमें मेन चीज़ जो क्या है कि डिफरेंस हो जाता है. चाइल्ड का बिहेवियर जो होता है वो धीमे धीमे परिवर्तन होने लगता है ना. तो कुछ बच्चे आप देखते होंगे कि बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो क्लास में उनका बिहेवियर ख़राब रहता है, बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं दूसरे को, चोरी भी कर लेते हैं, स्क्रीम और चिल्लाएंगे, चीखेंगे, झूठ बोलेंगे, ये सब करेंगे. इसी की जगह हम कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पंक्चुअल होते हैं. तो ये डिफरेंसेस बच्चों में क्यों होता है, बिहेवियरल पैटर्न में ये डिफरेंस क्या होता है कि एनवायरनमेंट जबकि उनका सेम है, फैसिलिटीज सेम है, हॉस्टल सेम है, घर भी सेम है, तो ये क्या होता है. तो इसके पीछे जो होता है ना, कई बच्चे आप देखो नाम से बुलाएंगे, नाम रख देंगे दूसरे बच्चों का, इंसल्ट करेंगे, टीज करेंगे. तो ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे एडल्ट का सुपरविजन कम होती है, वहाँ पे ज़्यादा ही हो जाता है ये सब चीज़ें. तो इस यूनिट में हम इसी के ऊपर काम करेंगे कि एडल्ट्स में ये अलग अलग बिहेवियर क्यों है, और क्या जो बच्चा शांत है क्या वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हो सकता है कि नहीं हो सकता. इस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर, एज अ हाउस मास्टर, कि हम बच्चे को अच्छे समझें, क्या इश्यूज़ हैं उसको हेल्प करें. तो ये इसी के लिए ये यूनिट है. तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस. तो इसमें जो होता है, ये जो बच्चा है ये रियलिस्टिक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है ये, है ना. इन कॉन्टेक्स्ट उसका इंटरेक्शन जो पेरेंट्स से, टीचर से, अपने दोस्तों से, दूसरे लोगों से होता है, उसका बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है ना. उसको क्योंकि अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करना है, उसको एडजस्टमेंट भी करना है, अपने इमोशंस को भी उसको मैनेज करना है, स्ट्रेस को भी झेलना है. तो बच्चा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना. हम लोग सब उस एज से निकले हैं तो हम लोग को पता है कि इमोशनल कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं. हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए, अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है उस एज में. तो ये इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को चाहता है बच्चा. तो इसके लिए क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये हम सेल्फ एक अपना ढूंढते हैं कि सेल्फ अपने सेल्फ में और अदर्स में. तो ये आइडेंटिटी का. तो सबसे पहले एडोलसेंस का फर्स्ट पॉइंट है द चेंजिंग सेल्फ. चेंजिंग सेल्फ माने परिवर्तन खुद में. एरिक्सन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया. उन्होंने बताया कि ये आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन स्टेज होती है, यानी आइडेंटिटी हम बनाना चाहते हैं और आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी हमको रहता है. तो ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. तो डेवलपिंग ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड द मेन टास्क ऑफ एडोलसेंस. उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को जानना, डेवलप करना ही मेन टास्क है. तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी कि चेंजिंग सेल्फ में, जैसे कि एक 13 ईयर्स ओल्ड का लड़का है, निखिल है ना. वो कहता है आई हैव टू लुक स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट, वेयर द राइट क्लोथ्स एंड हैव अ हेयर कट, है ना. माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट ऑल दीज. सम फ्रेंड्स से दैट आई एम नॉट स्मार्ट एंड इफ आई डोंट ड्रिंक बट आई वोंट दैट. तो कुछ बच्चे कहते हैं अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम स्मार्ट नहीं हो. तो ये स्मार्टनेस शो करने के लिए कई बार पीयर प्रेशर में भी बच्चे गलत काम कर लेते हैं. तो ये जो निखिल का जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, उसकी प्लेस क्या है सोसाइटी में, लाइफ में. तो क्वेश्चन कई बच्चों के मन में, दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, हु आई एम, मैं कौन हूँ, है ना. ये आइडेंटिटी का हु आई एम. नवोदय में आप देखते हैं कि डिफरेंट फेस्टिवल्स हम लोग बच्चों के संग सेलिब्रेट करते हैं, सब धर्म बनाते हैं,
और तो बच्चे में एक आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उसको आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है कि वी आर ऑल वन, हम लोग धर्म के आधार पे बच्चों को एक रखते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाती। तो एडोलसेंस जो होती है वो यूनिक आइडेंटिटी पे काम करता है। यूनिक आइडेंटिटी हमारी क्या है? आइडेंटिटी और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन तो रहता ही है ना। इसमें ट्राइंग ऑन, अपने को कोशिश करनी है कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में फिट होकर अपनी व्यूज़ को बनाएं। तो बच्चा जो होता है वो एडोलसेंस जो, उसको आप बिलीफ के आधार पे आइडेंटिटी बना सकते हैं, उसकी एटीट्यूड के आधार पे, वैल्यूज़ के आधार पे, मॉरल्स के आधार पे। तो ये है बच्चे की आइडेंटिटी के बेस, बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यूज़, मॉरल और लाइक। तो ये जो जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं बच्चे में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एस्पेक्ट और डेवलपमेंट, इससे जो बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। आइडेंटिटी बनती, आइडेंटिटी पहचान कैसे बनेगी उसकी? उसके फिजिकल लुक से, उसके दिमाग से, उसके सोशल एस्पेक्ट से, उसके पर्सनल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट से उसकी एक आइडेंटिटी बनती है। तो ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ें होती हैं, सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारा खुद के लिए क्या विचार है ना। एडोलसेंस अपने आप को देखते हैं कि एकेडमिक में वो कैसे हैं, एथलेटिक में कैसे हैं, मॉरलिटी में कैसे हैं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, पीयर एक्सेप्टेंस उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा, फैमिली स्टेटस, जेंडर, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें के आधार पे अपना सेल्फ कंसेप्ट बच्चा बनाता है। जैसे जैसे कॉग्निटिव एडवांस होता है, जैसे उसका ब्रेन एडवांस होता है, वो और एब्स्ट्रैक्ट लेवल जैसे इंटेलिजेंट, हैंडसम, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स अपने लिए वो यूज़ करने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा कहेगा आई एम शाय बट ऑल्सो आउट गोइंग, मैं शाय तो हूँ पर मैं आउट गोइंग भी हूँ, है ना। और जब बच्चा धीमे धीमे अपने लिए और अपने फीलिंग्स को, बिहेवियर को समझता है तो अपने लिए और क्वालिफायर्स को यूज़ करता है और कहता है आई एम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेव गर्ल। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स ये शो करते हैं कि जो उनका एक्चुअल सेल्फ है, यानी एक तो वो खुद है और एक देयर आइडियल सेल्फ, एक आदर्श जो सेल्फ है उनका, है ना, दैट इज एस्पिरेशनल इन नेचर। जो एडोलसेंस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट जिनका लो होता है ना, जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में स्लो होता है, तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल रहते हैं। तो बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए अच्छा होना चाहिए और हम भी टीचर्स, हम लोग का ये रोल है कि हम लोग बच्चे को करें। जैसे कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो हम उसको मोटिवेट करें कि वो डॉक्टर बने। कैसे उसको हम हमेशा अच्छी बातें बताएं, स्टडी हार्ड करो, अपने गोल को अचीव करो, ये सब। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि कैसे आप सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे का इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये पहला इसमें पॉइंट है, अप्रिशिएट द अकम्पलिशमेंट ऑफ एडोलसेंट इन स्पेसिफिक डोमेन्स में, सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। तो उसमें उसको कंप्लीट करें, अपना अकम्पलिश करें अपने आप को, उनके एफर्ट्स को हम प्रेज करें, तारीफ करें। उनके जब हम उनसे बात करें तो उनके अपने कान, आँख सब उनकी तरफ लगाएं और उनकी बात को ध्यान से सुनें, उनको गाइडेंस, सपोर्ट दें जिस जिस डोमेन में उसको फील डिफिकल्टी हो रही। फिर अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स तो बिल्कुल फीडबैक के रूप में बच्चों को ना दें, कंपैरिजन ना करें कभी भी, इससे बच्चा जो है उसकी कंसेप्ट लो हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम अपना सेल्फ एवेल्यूएशन, है ना, कि जो बच्चा इंडिविजुअल अपना सब्जेक्टिव अपने काम का एवेल्यूएशन कर रहा है, कि अपना खुद ही वो बना रहा है कि मैं क्या हूँ, कहाँ स्टैंड करता हूँ, है ना। इसका इन्फ्लुएंस उसके घर से, स्कूल से, उसके दोस्तों से, इन सब चीज़ों का उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चा जो है उसके मल्टीपल डायमेंशंस है, रिलेशनशिप्स हैं, है ना, उसकी फ्रेंडशिप है ना, उसकी एबिलिटीज़ हैं बहुत सारी। तो एडल्ट्स जो हाई एकेडमिक जिनका होता है, जो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एकेडमिक वर्क में, है ना। कुछ बच्चे गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम गेम्स में बहुत अच्छी है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब सेल्फ एस्टीम है तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को जो बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, उन बच्चों का सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रहता है। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को या टीचर जो बच्चों को ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। अब हम सेल्फ एस्टीम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। हेल्प द स्टूडेंट आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ और चैलेंज। बच्चे के स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को हम आइडेंटिफाई करें, पहचानें, बच्चों को भी बताएं और उसका बैलेंस व्यू करें उसके सेल्फ का। टेक असर्टिव स्किल्स, स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ कॉन्फिडेंटली विदाउट बीइंग रूड। यानी असर्टिवनेस उनके अंदर आए कि अपने लिए वो खड़े हों कॉन्फिडेंटली, रूड ना हो दूसरे के प्रति लेकिन अपने लिए खड़े हों। बिल्ड सेल्फ वर्थ, अपनी पहचान को जाने, अपनी कदर करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जैसे सुबह उठ के बोलें आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव द एबिलिटी।
बैलेंस फ्रीडम विद गाइडेंस, और अपनी फ्रीडम को रखें लेकिन गाइडेंस में, ये नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा ही हो जाए, अपनी को बैलेंस रखें, डू थिंग्स इन क्रिएटिव वे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी, ये जो एक चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, एरिक्सन का स्टेज थ्योरी इन इट्स फाइनल वर्जन है। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो उसको 8 स्टेजेस में बांटा है। एरिक्सन ने जो है केवल ये कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं और उनसे क्या वर्च्यू होती है वो बताया है, लेकिन ये जो एज है ये आपको अलग अलग मिलेगा। इसको मैंने देखा तो कई जगह अलग अलग था ये, तो एक जो अपनी किताब में है उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो आप देखिए कि हर एज में सेल्फ आइडेंटिटी का क्राइसिस होता है। जब हम एक साल का, 0 से 1 साल पैदा होने से, पैदा होने और 1 साल के बीच में बच्चे में जो संघर्ष होता है उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट क्या होता है? विश्वास और अविश्वास। जैसे बच्चा जो आप देखिए इस समय अपनी मदर पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है और माँ की गोद को पहचानता है। जैसे ही माँ की गोद में रहता है चुप रहता है, तो कोई और गोदी में लेता है तो रोने लगता है, क्योंकि उसको मिसट्रस्ट होता है। छोटे बच्चे अगर बच्चे को उठा लेते हैं तो बहुत जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि गिरा देगा। तो यहाँ से एक जो क्वालिटी डेवलप होती है वो है होप, है ना। और अगर नहीं हुआ, एप्रिसिएशन एंड इंटरडिपेंडेंस इन रिलेटेडनेस। सपोज अगर बच्चे में ये वर्च्यू नहीं आया, है ना, होप नहीं डेवलप हुआ, अगर मिसट्रस्ट उसको हुआ, तो बच्चे में एक नेगेटिव क्वालिटी, सस्पिशन या फियर का क्वालिटी आ जाती है, नेगेटिव क्वालिटी आ जाती है। अगर होप नहीं बनेगा तो सस्पिशन या फियर की क्वालिटी उसमें बन जाएगी। तो ये आगे जाके उसका जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। दूसरा, अर्ली चाइल्डहुड 1 to 3 years, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी मतलब यहाँ पे बच्चा अपना काम खुद करना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा 3 साल का, 2 से 3 साल बच्चे में खुद अपने हाथ से खाना चाहता है, अपने कपड़े खुद पहनना चाहता है, हर चीज़ वो अपनी खुद करना चाहता है। तो कुछ पेरेंट्स तो अलाउ कर देते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं, उसको नहीं करने देते। तो जब आप बच्चे को अलाउ कर देते हैं तो बच्चे के अंदर विल पावर आती है, तो विल जो होती है। और लेकिन जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं करने देते, उसको प्रोटेक्टिव रखते हैं, तो ये विल पावर नहीं बन पाती और उसमें लैक ऑफ सेल्फ स्टीम हो जाता है। ठीक है। फिर तीसरी स्टेज आती है 3 to 6 years, ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या है, जो तीसरी स्टेज है कि बच्चा इनिशिएटिव लेता है, आगे होके जैसे साइकिल चलाना सीखेगा, खुद वो करना चाहता है ना, हर काम वो अपना कर रहा है और आगे होके वो रिस्क लेना चाहता है ना, रिस्क टेकिंग हो जाता है उसका, लेकिन एक्सप्लोरेशन टाइप का हो जाता है, एक्सप्लोर करना चाहता है वो। तो कई बार क्या, बच्चा गिर गया साइकिल से, तो उसके बाद हम अगर उसको कुछ बोलते हैं तो उसमें गिल्ट आ जाती है। अगर हम नहीं बोलते, हम कहते कोई बात नहीं बेटा, अच्छा है, अगली बार फिर ट्राई करो, तो वो एक उसमें एक पर्पस, एक वो डेवलप होती है, वर्च्यू पर्पस। ठीक है। और इसमें बच्चे के अंदर अगर नहीं आपने उसको किया तो गिल्ट ज़्यादा होने से इनएडिक्वेसी हो जाता है, बच्चा जो उसके अंदर ये काबिलियत खत्म होने लगती है, वो रिस्क लेने से डरने लगता है, तो हमेशा के लिए उसकी लाइफ में ये फैक्टर जुड़ जाता है। जब 6 to 12 years का होता है तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर कि वो मेहनती, स्कूल जाता है, मेहनत करता है, अपना होमवर्क करना, अपना ये करना, और क्लास में उसका कंपटीशन है, उसमें पार्ट लेना, ये सब चीज़ें। और इन्फ्योरिटी, अगर वो बच्चा ऐसा नहीं कर रहा तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है, वो अपने आप को हीन समझने लगता है। अगर उसको यहाँ पर बच्चों को सही सपोर्ट, सही गाइडेंस ना मिले, जैसे स्कूल में बच्चा जा रहा है तो कॉम्पिटेंसी जो आती है, अगर बच्चा उसको हासिल कर लेता है तो उसमें कॉम्पिटेंसी का गुण डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंसी नहीं होती तो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ से आ जाता है। तो हम कई बच्चों को देखते हैं ना कि अलग अलग बच्चे होते हैं, तो ये उसके हिस्ट्री है ये बच्चे की। अब जब भी आप किसी बच्चे को बड़े में देखें ऐसा, तो आप समझ लीजिए कि उसके बचपन में उसके संग ऐसा हुआ है कहीं ना कहीं। फिर 12 to 19 years, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन माने सोशल रिलेशनशिप, यहाँ पे समाज में आ गया। अब वो सोशल रिलेशनशिप उसके बनते हैं तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना चाहता है। जैसे वो डांस करेगा, कोई प्रोग्राम में पार्ट करेगा, या कोई फंक्शन है उसमें जाएगा, है ना। और कन्फ्यूजन, अगर उसको पेरेंट्स ओवर शेडो कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे, तो वो कन्फ्यूजन में रह जाता है। इससे फिडेलिटी होती है। फिडेलिटी में या तो गुड क्वालिटी कौन सी आएगी, फिडेलिटी, यानी कर्तव्य निष्ठा आएगी उसके अंदर, अपने देश के प्रति कुछ करना की इच्छा हो जाएगी। और अगर नहीं होगा तो वो रेबेलियन हो जाता है। तो कई बच्चे आप देखिए रेबेलियन हो जाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता, तो वो रेबल करने लगते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ से बच्चा जो है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, है ना, मर्जिंग ऑफ सेंसरी, लॉजिकल और एस्थेटिक परसेप्शन भी होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं।
फिर आता है 20 to 25 ईयर्स, इसमें रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप की एज होती है। इस एज के बच्चे ज़्यादातर लव और इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं। उनका किसी से अफेयर होगा या किसी को वो क्लोज, किसी को लाइक करेंगे, इंटीमेसी की उम्र है ये। अगर उस समय उनको ओवर वो करा जाता है और उनको एक नेचुरल तरीके से नहीं दिया जाना था, बैलेंस तरीके से नहीं दिया जाना था, तो आइसोलेशन में चले जाते हैं। और अगर गुड उसमें गया तो लव क्वालिटी सीखेगा, और अगर आइसोलेशन में चला गया तो लोनलीनेस को सीख लेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप सीखता है ना, नाजुकता, लविंग फ्रीली, ये सब चीज़ें सीखता है। फिर आती है 26 to 64 ईयर्स, इसमें बता जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये वर्क और वर्क प्लेस, पेरेंटहुड, ये सब आता है इस एज में। तो वर्कहुड में आप देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एजेड होने लगते हैं 60 से, वो गार्डनिंग करने लगेंगे या कोई मंदिर में जाना शुरू कर देंगे, या वो अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई जेनरेटिविटी करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो, या घर में ही बंद रहना शुरू हो गए, केवल घर में ही रहते हैं, तो स्टैग्नेशन हो जाता है। अगर वो जेनरेटिविटी सही ढंग से आ रही है ना, तो वो सेंस ऑफ केयर आएगा, वो हैप्पी रहेंगे, उनमें सेंस ऑफ केयर आएगा, अपने बच्चों को देखना, देखभाल करना, है ना, ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा, स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे उनमें नेगेटिव क्वालिटी कौन सी आएगी? अनप्रोडक्टिवनेस। फिर आता ओल्ड एज 65 ईयर्स में, 65 ईयर्स वाले ईगो इंटीग्रिटी, यानी कि एक ईगो होता है और एक डिस्पेयर होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन अपॉन लाइफ। वो पूरे अपने जीवन को देखेंगे, हमने अपने जीवन में ऐसा किया, और अगर हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है तो यहाँ पर वो होपलेसनेस आएगी, अरे हम ये कर नहीं पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक ये सब चीज़ें आएंगी, जिसकी वजह से उनका नेचर बहुत खराब हो जाएगा। वो चिड़चिड़ाने लग जाएंगे, छोटी, क्योंकि फिजिकली भी आदमी वीक हो जाता है और मेंटली भी वीक हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, और ऐसे में अगर उसने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं तो यहाँ पर आके एक बहुत ज़्यादा खराब उसकी कंडीशन होने लगती है। तो या तो अगर आपने सब कुछ किया और आपकी लाइफ अच्छी रही तो आप विजडम की तरफ जाएंगे, नहीं तो डिससैटिस्फैक्शन का गुण आप में आ जाएगा, जो कि बहुत खराब है। तो एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग इनफ, तो ये चीज, तो ये एरिक्सन का जो था, ये पूरा सेल्फ आइडेंटिटी का उसने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि डेवलपमेंट पूरी लाइफ स्पैन में चलता रहता है और इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट के बीच का ये इंटरप्ले है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आप हॉलिस्टिक आइडेंटिटी और अपनी कैपेसिटी चाहते हैं अच्छी हो, है ना, तो आपको शुरू से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान करने का। तो आइडेंटिटी इश्यूज, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि क्या क्या आइडेंटिटी इश्यूज हो जाते हैं एडोलसेंट में, एडोलसेंट्स को क्या क्या आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो जाती है। सीकिंग स्टेटस सिंबल, सबसे इंपॉर्टेंट उसको एक स्टेटस चाहिए, है ना, कि डिफरेंट क्लोथ्स पहनना, डिफरेंट, अब बच्चे खूब हेयर स्टाइल बनाते हैं इस एज में, डिफरेंट कपड़े पहनना चाहते हैं, वो पर्सनैलिटी को दिखाते हैं कि मैं अलग दिखूँ, मैं सबसे स्मार्ट दिखूँ। हाई रिस्क बिहेवियर, ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं केवल दिखावे में, है ना। रेबेलियस नेचर बहुत ज़्यादा, कई बच्चों का ऐसा एग्जाम्पल पढ़ने में आया कि वो पहले तो अपने घर में बहुत बात करते थे, लेकिन जैसे वो बड़े हुए बात करना बंद कर देते हैं, रेबेलियस हो जाते हैं। माता पिता कुछ कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं जाना, आप जाइए, इस टाइप से बोलने लगते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़नी चाहिए उनकी, है ना, और ऑटोनॉमी की वो चाहते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं, और होते नहीं है लेकिन मैच्योर शो करना चाहते हैं, हीरो वर्शिप, और वो अपने किसी हीरो बना लेते हैं, फील्ड स्पोर्ट्स, सिनेमा, और इसमें वो, है ना, तो अपनी आइडेंटिटी को वो खोने लगते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी। एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी मतलब आपने देखा होगा कि कई बार क्लास में कोई लड़की किसी लड़के की तरफ बार बार घूर के देखती रहती है ना, टीचर्स उसको टोक भी देते हैं। तो फिर अगर उससे कोई कुछ पूछो तो कहती मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन रिपीट करो तो कहती आता ही नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान तो उधर लड़कों की तरफ था। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसको, लड़की को टोक देना चाहिए, उसके पेरेंट्स को बुला के बोलना चाहिए, है ना? अगर आप टीचर उसकी जगह पे होंगे, लड़के के टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे, है ना? एक्चुअली में ये क्या एक हार्मोनल चेंज है, उस बच्ची का भी दोष नहीं है, ये एक हार्मोनल दोष है। इसमें बच्चे को, जैसे ये जो हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था फिजिकल चेंजेस में कि बच्चे में हार्मोनल चेंज होते हैं, जो ग्लैंड्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को ऐसा मन होता है ना? तो हैंड होल्डिंग करना, किसिंग करना, पेटिंग करना, है ना, सेक्सटिंग माने ऐसे टेक्स्ट करना सेक्स से रिलेटेड, ये सब बच्चों का मन होता है करने का। और ये एक इसका एक पैटर्न भी है, ये अट्रैक्शन का ऑपोजिट जेंडर के प्रति, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना? तो लेकिन हमको इसमें हम क्या करें, हमारा क्या रोल है? तो जो बच्चे अपना फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, प्लेजर दिखा रहे हैं, इंटीमेसी दिखा रहे हैं, है ना, और सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी वो दिखा रहे हैं,
तो इसमें हम लोग का रोल क्या है? हम लोग को जो है बच्चे को गाइड करना है, उसको हम लोग को बताना है ना, जो जो उसके इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर आ रहे हैं उसको हमको गाइड करना है एज अ टीचर, है ना। हमें उससे बात करनी चाहिए, उसको हमको बैलेंस कैसे रहना है, और हमको उसको अपने गोल का याद दिलाना है कि तुम्हारा गोल लाइफ में क्या है, तुम उसकी तरफ काम करो। तो धीरे धीरे उस बच्चे को हम चेंज कर सकते हैं, एकदम से उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता, स्लोली ही चेंज होगा ये। फिर सेक्सुअलिटी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन बच्चे देते हैं तो एडोलसेंट जो सेक्सुअलिटी ऊपर पॉइंट आ रहा है उसको हम कवर कर सकते हैं। हम लोग स्कूलों में बिल्कुल भी सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं देते, है ना। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार डिबेट भी हुई है कि क्या ये पढ़ाना चाहिए, तो सब लोग इसके लिए मना कर देते हैं। ज़्यादातर सब लोग का यही विचार रहता है कि अपने आप बच्चे सीख जाएंगे जब बड़े होंगे। हम लोग उस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, और कई बार अगर आप बच्चों से बात करने की कोशिश भी करिए तो बच्चे भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो भी शाय फील करते हैं अपने टीचर से बात करने में। तो ऐसे में क्या करना है, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो हमको एडोलसेंस को राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझाना है ना, इन कॉन्टेक्स्ट विद रिलेशनशिप, हेल्दी हैबिट्स, ओवरकमिंग पीयर प्रेशर, उनका हाई रिस्क बिहेवियर, इसको हमें समझाना है कि आप बेटा आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वेलबींग होना चाहिए आपको, हमें इन चीज़ों को समझाना है। ये जो बैड आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं, इनको हमें कोशिश करना है कि वो तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसको गाइडेंस का तरीका बताना है, ऑथेंटिक सोर्सेज उनको बताने हैं कि बच्चों आप ये वीडियो देख लीजिए, ये पिक्चर देखिए, तो ऑथेंटिक सोर्सेज से, क्योंकि बच्चे जो है क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए गलत सोर्सेज को, गलत वीडियोस, गलत नॉलेज लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कंडीशन और वर्स हो सकती है। तो ऐसे में हम उनको बस यही कर सकते हैं कि गाइडेंस थ्रू ऑथेंटिक सोर्सेज। पेरेंट्स हम लोग उनको एम्पैथेटिकली अंडरस्टैंड करें, है ना, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करें, हेल्दी कॉन्वर्सेशन करें, है ना। इवन बच्चे अगर बात करना नहीं चाहते तो उनको हम केवल उनको बता दें कि ये है ना, एजुकेशन मटेरियल लिस्टेड अंडर रिसोर्सेज जो है उसको हम बता दें, उनको वेबसाइट बता दें कि इस वेबसाइट पर आप देख लीजिए, है ना। पेरेंट्स जो होते हैं वो भी नहीं बात करना चाहते अपने बच्चों से इसके बारे में, है ना। तो स्कूल का क्या काम है, स्कूल क्या करे अब इसमें? तो स्कूल का यही है कि जो काउंसलर्स होते हैं वो बच्चों को बॉडी हेल्थ के बारे में बताएं, जेंडर के बारे में बताएं, और बच्चों को उनकी करेक्ट चॉइसेस क्या है, वैल्यूज़ क्या है लाइफ में, ये सब चीज़ें बताएं, और ये भी बताएं कि इनके अगर अनसेफ होता है तो इसमें क्या क्या नुकसान है। तो ये सब चीज़ों को हमको बच्चे को समझाना है ना। और बच्चों को पॉक्सो के बारे में भी ज़रूर बताना है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये भी पॉक्सो एक्ट के बारे में बताना है कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या रिस्क हैं। तो और जो गुड टच, बैड टच, ये सब तो बच्चों को पता ही चल जाता है। तो ये हम अगर बच्चों को इतना समझा दें, है ना, तो हम एडोलसेंस को इनकरेज करें टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, हेल्थ, वेलबींग, सोशल नॉर्म्स, मॉरल, इथिकल, लीगल इम्प्लीकेशंस जो भी हैं, ये सब चीज़ें बच्चे को बताएं। आप चाहें तो एक एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चे को एक डायरी में लिखें कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, आपके फिजिकली क्या चेंज है ना। और आप उनको क्लास में डिस्कशंस भी करा सकते हैं, गर्ल्स का अलग करा सकते हैं, बॉयज़ का अलग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस में जैसे एक एग्जांपल है कि एक बच्चा है जो क्लास 12th में पढ़ता है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, है ना, लेकिन जब से वो हॉस्टल में आके रहने लगा वो पढ़ता नहीं है ना। और उसका पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका जो रूममेट है वो बहुत तेज म्यूजिक सुनता है और वो म्यूजिक तेज सुनना नहीं चाहता, तो उन दोनों की लड़ाई झगड़ा होता है, इससे उसकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इमोशनली बच्चे कॉम्पिटेंट नहीं है एक दूसरे को, तो हमको इस चीज़ पे काम करना है। कैसे अब हम इस पे काम करेंगे? इमोशनल कॉम्पिटेंस कैसे बच्चे में लाएंगे कि उसको ये बताना है कि अपनी इनर फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपनी बात को रखना सीखे, इमोशनल जो उसकी फीलिंग्स है ना। इससे उसके स्ट्रेस हटेगा, हेल्थ इंप्रूव होएगी, है ना। जो सारणी है, अकॉर्डिंग टू सारणी, इमोशनल कॉम्पिटेंस यानी EC, इसको 3 चीज़ों में उन्होंने बांटा है। पहला, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 38 पे है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें दोबारा तो पढ़ सकते हैं कि EC जो है ये ग्रुप ऑफ डेवलप स्किल्स है, यानी कि आपकी स्किल्स जो आपके क्वालिटीज़ हैं, जैसे कॉन्शियसनेस, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेज है, ये जो क्वालिटीज़ हैं इनका ग्रुप है। यानी कि जब आप कंट्रोल कर लेते हैं अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी कॉन्शियसनेस पे, अडेप्टेबिलिटी पे। दूसरा वो कहता है कि इमोशनली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल जो होते हैं वो इमोशनली जेनरेटिंग इन्वायरमेंट में रिएक्ट करना सीख जाते हैं,
यानी कि अगर मैं इमोशनली कॉम्पिटेंट हूँ तो इमोशनली जो मेरे जनरेटिव हो रहे हैं, जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को मैं अपने स्किल के संग बैलेंस करना सीख लूँगी। और ये जो इमोशनली जो हमारा कॉम्पिटेंसी है, ये रिजल्ट है मैच्योर फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल। हम जब मैच्योर हो जाते हैं, हमारी फंक्शनिंग जो है उसको हम बोलते हैं ईसी। तो ईसी को 3 में अब कैसे इसको डेवलप करना है, इसमें इन्होंने 2 बात बताए हैं, इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट और इंटरपर्सनल है। इंट्रापर्सनल ये लिखे हुए हैं सामने, अंडरस्टैंड वंस इमोशन, दूसरे के इमोशन को समझना, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, अंडरस्टैंड दैट इमोशंस आर वेक्ड बाय कॉन्टेक्स्ट एंड लीड टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, कि इमोशंस जो होते हैं हमारे कॉन्टेक्ट किसी न किसी संदर्भ से उभरते हैं और उनको हमें रिस्पॉन्स सही तरीके से करना है। असर्टिव रहना चाहिए हमको, है ना। और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, अपने दिमाग को स्ट्रक्चर करना है, चेंज द वे यू थिंक, कैसे आप सोच रहे हैं, सोचने का रवैया बदलिए, माइंडफुल ऑफ टाइम रखिए, प्रैक्टिस रेजिलेंस, सहने की क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि दैट इज वॉज इम्पॉर्टेंट, और पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें। और इंटरपर्सनल, अब दूसरे के, ये तो आपने अपने भीतर करना है, अब दूसरे के संग आपको कहना है, एम्पैथी को डेवलप करना है। एम्पैथी माने दूसरे के साथ आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना, दूसरे के दुख को अपना समझना, है ना। और डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दूसरे को अपनी बात कहीं कैसे, हमें कहना आना चाहिए, किस तरीके से हम कह रहे हैं, हमको कह कुछ रहे हैं मतलब कुछ निकल रहा है तो और बात बिगड़ जाती है, तो अपनी बात को कहना। इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना, डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए, प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, प्रैक्टिस लिसनिंग, एक्नॉलेज देयर अदर एक्सपर्टाइज। तो ये अब कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं। बिहेवियरल इश्यूज जो हैं वो इसमें एक रोहन का एग्जांपल दिया है, जो क्लास 7 में था, है ना। पहले तो वो बहुत अच्छा था, अपनी क्लास में बहुत अच्छे से बिहेव करता था, लेकिन बाद में जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने अपने पेरेंट्स के संग मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। वो घर में भी जाता था तो कहता मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को अकेला छोड़ दो, कहीं घूमने जाना हो तो मना कर देता था। उसके पेरेंट्स खाने को कहते थे तो वो कहता था अरे आप लोग आउटडेटेड हो, मैं मॉडर्न हो गया हूँ। तो रोहन के केस में आपको क्या लगता है कि बच्चे मूडी हो जाते हैं? तो एडोलसेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो बेचारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस एज में सडन ग्रोथ स्पॉट हो जाता है, रोल कंफ्यूजन है, इंक्रीज प्रेशर हो जाता है, उस पर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, और सर्च फॉर सेल्फ, रैशनल थिंकिंग, कन्फ्रंटिंग पर्सनल मोरालिटी एंड वर्च्यूज, यानी उसको पर्सनल मोरालिटी और वर्च्यू वैल्यूज को भी देखना है, कन्फ्रंट करना पड़ता है, और थिंकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, मैरिज, वांट फॉर ग्रेटर इंडिपेंडेंस, ज़्यादा आज़ादी चाहता है, क्वेश्चनिंग द फ्यूचर। तो जो एडोलसेंट स्टेज है उसमें उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे के ऊपर हैं। तो रोहन जो है, जो एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो उसकी बॉडी चेंज हो गई, उसका अपने आप में उसका रोल कन्फ्यूजन है, फिर उसको प्रेशर भी है, फिर इंडिपेंडेंट भी चाहता है, अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढ रहा है, रैशनल थिंकिंग भी कर रहा है, सेक्सुअलिटी के बारे में भी सोच रहा है। तो एक बच्चे के ऊपर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरीके से अपनी जो आइडेंटिटी को सर्च कर रहे हैं, तो इसके बारे में है। अब आता है नेक्स्ट आपका एडोलसेंट प्रॉब्लम। एडोलसेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मेनली प्रॉब्लम्स जो नंबर 1 पे है कि ऑब्जर्व्ड सब्सटेंस अब्यूज, वायलेंस, सेल्फ हार्म, सुसाइड। सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं बच्चे, कई लोग तो इसमें आके वायलेंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। तो इसमें कई जैसे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एक 14 साल के लड़का आरुष का एग्जाम्पल दिया है कि, है ना, वो आइसोलेटेड है स्कूल से और नेबरहुड से। वो अपना जो बिहेवियर उसका है वो घर में भी अच्छा नहीं है, स्कूल में भी अच्छा है। स्कूल में उसको सब ट्रबल मेकर कहते हैं और घर में भी सब उसको आइसोलेट कर देते हैं। तो एक्चुअली में उसका जो रिएक्शन है फियर, डराने वाला है ना। तो ये घर में भी, स्कूल में, सब में वो नाक में दम किए हुए। तो आरुष के अंदर कैसे आरुष जैसे बच्चों को सुधारा जाए, इसके लिए है कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट लाया जाए, है ना। उनको पार्टिसिपेट कराया जाए क्लास में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उनके संग एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखा जाए, उनके अंडरस्टैंड द परसेप्शन, उनके परसेप्शन को समझा जाए, है ना। एक है रीडिंग बिहेवियर बैकवर्ड, यानी रीडिंग बिहेवियर बैकवर्ड यानी कि उसकी हिस्ट्री को जाने, उस बच्चे की हिस्ट्री को जाने कि हिस्ट्री में कुछ उसके संग हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से वो बच्चा इतना नॉटी, इतना डिस्टर्बिंग है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि बच्चे के अंदर धीमे धीमे सेल्फ कॉन्सेप्ट बनना है, उसको अच्छे उससे बात करनी है, उसकी केयर करनी है, उसको इन्वॉल्व करना है अपने डेली उसमें। तो ये जो है
तो ये दूसरा। एक और इसमें केस स्टडी निखिला की है, वो बहुत मूडी है, वो ख्यालों की दुनिया में ही रहती है, उसमें टोकरी में वो ख्यालों की दुनिया में ही रहती है, वो हमेशा खोई रहती है ख्यालों की दुनिया में। तो ऐसे बच्चों का क्या करना है, जो बच्चे हैं वो, क्योंकि उसका फिर निखिला के बारे में पता लगा कि वो क्लास में क्यों खोई खोई रहती है, क्योंकि उसकी क्लास की ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं वो उनके अफेयर्स हैं, ज़्यादा लड़कों से दोस्ती है, बातचीत करती हैं, लेकिन उसके घर में इतनी स्ट्रिक्टनेस है उसकी वजह से वो घर किसी लड़के से बातचीत नहीं करती, तो उसने एक अपनी दुनिया बना ली है जिसमें वो खोई रहती है, ठीक है ना। तो उसके परिवार में इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली है तो बात नहीं करने देते इस वजह से। तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना है, उनको एक्सप्लोर कराना है पॉसिबल कॉजेज ऑफ अ लॉस, कि क्या कारण है, उस बच्चे के संग बैठ के हम समझें उसको, है ना। उस बच्चे को हमें ये बताना है कि ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट रिजल्ट इनटू एक्शन, कि आप बेटा खोए रहते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन खोने के बाद आप उनको थॉट्स में और एक्शन में भी लाओ। तो आप उसको बताओ कि ये गलत है ना। उसमें जब अगर आपको पता लग गया कि बच्चे की प्रॉब्लम ये है, आप उसको ये एहसास कराओ कि ये चीज़ें मतलब क्या कहाँ लेके जाएंगी, और आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप कहाँ जाओगे। तो बच्चों को एक नेचुरल दुनिया में वापस लेके आना, एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाना। तो ये कई बार बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं। और लास्ट में सेल्फ हार्म, वायलेंस, सुसाइड, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो कई बच्चे होते हैं वो साइबर बुलिंग का भी शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग और ये नेचुरल बुलिंग भी होती है। साइबर बुलिंग कैसे होती है, जैसे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें उस बच्चे का कोई नाम रख दिया और चिढ़ा रहे हैं उसको, तो ये साइबर बुलिंग है। तो इसके बारे में बच्चों को बताना, लीगल ऑफेंस भी बताना है इसमें, है ना। बुलिंग जो होती है वो फिजिकली, मेंटली, वर्बली, डिजिटली किसी भी तरीके से हो सकती है ना। सेल्फ हार्म का आपने देख ही लिया। सेल्फ हार्म सुसाइड बच्चे कब करते हैं। सब्सटेंस अब्यूज भी ज़्यादा कब होता है, जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन होता है उनको, है ना। इम्पल्सिव इन नेचर, लेकिन याद रखिए कि जो सुसाइड करने वाले होते हैं वो सारे डिप्रेस नहीं होते हैं। कई बार अच्छे बच्चे भी कर लेते हैं, कोई उनकी ईगो हर्ट हो जाती है उस वजह से भी कर लेते हैं। इम्पल्सिव इन नेचर होते हैं कोई तो। एक्टिंग आउट विदाउट मच थिंकिंग, जो बिना कुछ सोचे, बिना सोचे ही काम करते हैं। प्रॉब्लम विद रेगुलेटिंग नेगेटिव इमोशन इन सेफ मैनर, अपनी नेगेटिव इमोशंस को सेफ मैनर में करना। इनएबिलिटी टू टेक, और उनको पता ही नहीं होता कि दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरा इसका भी कोई रास्ता हो सकता है। ट्रॉमा में है, अब्यूज़ में है, इमोशनल निगलेक्ट है, सोशल सपोर्ट नहीं है, होप नहीं है कोई, है ना। ये सब जो है, इनकी फैमिली हिस्ट्री खराब है ना। रिपीटेड फेलियर्स है, रिलेशनल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये तो ये एक सेक्सटिंग भी होता है, सब्सटेंस अब्यूज तो आपको बताइए। सेक्सटिंग क्या, जैसे गंदे गंदे मैसेज भेजना, गंदे वीडियो एक दूसरे को भेजना, ये सब सेक्सटिंग में आते हैं। अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा ये इस एज में आता है कि एक लड़का है दूसरी लड़की को लाइक करता है, वो लड़की किसी और को लाइक करती है, तो इसमें भी आके बच्चे कई बार सुसाइड या इस टाइप का सेल्फ हार्म कर लेते हैं। कुछ बच्चे केवल डराने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फिर डेथ ही हो जाती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं सेल्फ हार्म, सुसाइड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमें बच्चों के आसपास सैनिटाइज करके रखना है, ताकि उनको कोई ऐसी चीज़ ना मिले, हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स ना मिले, कोई ऐसे सब्सटेंस अवेलेबल ना हो। एक प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पे ज़रूरी है और बहुत केयर की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एडोलसेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वायलेंस में भी आप देख रहे हैं कि कई स्कूलों में हड़ताल बच्चे कर देते हैं, आग लगा देते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है कि उनको या तो मिसगाइड किया जाता है, कई बार उनको ब्रेन ड्रेन बहुत आसानी से इस एज में हो जाता है ना। कई बार उनके पास ईजी एक्सेस होता है वेपन्स का, है ना, या वो विक्टिम होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के पहले, या उनका एसोसिएशन कोई एडोलसेंट गैंग से होता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, या वो मीडिया से बहुत कुछ सीख जाते हैं। टीचर्स का क्या है कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, बातचीत। बिना अगर आपने बातचीत नहीं कर रहे हैं बच्चों से तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो टीचर और एडोलसेंट्स की जब बातचीत होती है तो इससे सिविरिटी प्रॉब्लम की बहुत लो हो जाती है। चैनलाइज करना, एनर्जी को चैनलाइज करना। इंस्टेड ऑफ वायलेंस प्रिवेंशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड। वायलेंस से प्रिवेंट करने की ट्रेनिंग देने की बजाय कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ट्रेनिंग दी जाए, है ना। अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सब होते हैं। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, ये रोल ऑफ टीचर्स तो हमने कर लिया। अब आता है माइक्रो स्किल्स फॉर हैंडलिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। माइक्रो स्किल्स हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करें। तो ये 4-5 तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन से, एक्टिव लिसनिंग से, प्रोवाइडिंग फीडबैक, डिस्क्लोजर स्किल्स, रिफ्यूजल स्किल्स। इसमें ऑब्जर्वेशन, जैसे कि एक बच्चा है आनंद,
जो बहुत अच्छा था पढ़ने में, लेकिन क्लास 9th में आके एकदम से उसकी पढ़ाई में उसका लो अचीवमेंट होता है, बिहेवियरल चेंज भी हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो कारण उसका देखिए 2 कारण होते हैं। एक तो मूड होता है बच्चे का और दूसरा इफेक्ट। मूड का मतलब होता है इंटरनल फीलिंग या इमोशंस, और इफेक्ट क्या है? एक्सटर्नल इमोशनल रिस्पॉन्स। यानी समटाइम्स मूड जो होता है बच्चे का एक उसके पीछे एक इफेक्ट होता है, एक कारण होता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल जो कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका जो बच्चे का रियल बात क्या होगी ये बाद में पता लगती है। बच्चा शो कुछ और करता है, कई बार हमें लगता है बच्चा फेल हो गया तो बच्चा डिप्रेस है, नहीं वो डिप्रेस नहीं होता, एजिटेटेड हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है वो एकदम से। पेरेंट्स को जैसे कई बार वो उसका होता है कि गो अवे, वो किसी को नहीं चाहता अपने पास, वो कहता जाओ मेरे पास से। वो जार्गोन भाषा में बात करता है, उसकी भाषा को हमें समझना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहता है, उसके पीछे का उसके शब्दों को मत पकड़िए, उसके भाव को पकड़िए, है ना। क्रेविंग टू टॉक, कई बार हम लोग सोचते हैं अरे बच्चा बात नहीं कर रहा, लेकिन वो मरा जा रहा है बात करने के लिए कि कोई उससे बात करे, लेकिन उसके लेवल पे आ जाए, उसको पहले कॉन्फिडेंस आए बच्चों। कई बार बच्चे बात करने और झूठ भी बहुत बोलते हैं, तो ये बोलना कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ ऐसे मत बोलना उनको, हाँ ठीक है बोलते रहो, सुन रहे हैं, और लास्ट में वो कहीं ना कहीं सच बोलेगा, फिर आप उसको बोलिए कि बेटा यही बात है ना, तुम इसी को बोल रहे हो, तो वो सच बात को हमें लेकर आना है। एक्टिव लिसनिंग हम जब देख रहे हैं तो उसकी तरफ देखें, पूरे कान, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे बॉडी का वो सब उसकी तरफ होना चाहिए। ओके, रियली, ऑल राइट, ये ऐसे, आई ऑल्सो एग्री, आई अंडरस्टैंड, ऐसे शब्दों का करें, है ना। अगर बच्चा अपनी कोई बहुत पर्सनल प्रॉब्लम आपको बता रहा है तो बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत दीजिए, पूरा उसको ऐसा लगे कि हाँ हम ही आपके लिए सब कुछ है इस समय, उसको फीडबैक दीजिए, है ना। बच्चे को जैसे ही आपको रिफ्लेक्शन में पता लग जाएगा कि अच्छा असली बात ये है, तो आप उसको फीडबैक दीजिए, ओके यही बात है ना, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताई, अब मैं इसको डील करता हूँ। तो इस तरह से डिस्क्लोजर स्किल्स क्या होती हैं? जिसमें बच्चा अपने मन की बात आपसे शेयर कर रहा है। रिफ्यूजल स्किल्स बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना, कि जैसे अगर कोई बच्चा कोई ड्रिंक के लिए कोई कर रहा है तो उसको बताइए कि आप अपने पीयर में आप दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते, तो आप ये कह दीजिए माई पेरेंट्स विल टीचर विल पनिश मी, आई एम हैविंग स्टमक अपसेट, लीव मी, है ना। तो आप उसको बताइए कि ब्लेम समवन एल्स, किसी और पे इल्जाम लगा दो, मैं नहीं कर सकता, वो मुझे मारेंगे, है ना। कोई रीजन बता दो, इग्नोर कर दो प्रेशर को, है ना। सिचुएशन से हट जाओ, थैंक यू कह के हट जाओ, ह्यूमर कोई मजाक करके हट जाओ, है ना। सजेस्टिव ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढो। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को नाराज भी ना करें और बीच का रास्ता निकाल के आप वहां से हट जाएं। तो इसमें जो हमने पूरे वीडियो में साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बच्चे की पढ़ी, कि बच्चे को कैसे अपने आप को एडोलसेंस में चेंज आते हैं और कैसे हमको ये इमोशनल बिहेवियरल चेंज बच्चे को डिस्टर्ब भी कर देते हैं, है ना। कैसे हमको उनके में इमोशनल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है। अगर बच्चे में इमोशनल कॉम्पिटेंसी हो जाएगी तो उसके आइडेंटिटी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो भी काफ़ी हद तक करेंगे। हमको बच्चों के केसेस में इंटरवीन करना चाहिए और उनके सामने ऐसे केसेस को डिस्कस भी करें, और माइक्रो स्किल से इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे का सही किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो विथ ऑल द न्यू कमर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।